नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 बड़े आतंकियों सहित 100 से अधिक आतंकियों की हुई मौत। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में की उच्च स्तरीय बैठक। संघर्ष विराम के बाद भारत व पाकिस्तान के बीच कल होगी बातचीत। कांगड़ा जिला के शहीद जवान पवन कुमार जरियाल सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन, लोगों ने नम आंखों से दी विदाई। और राज्य सरकार ने नए अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में पानी शुल्क और संपत्ति कर में अगले 3 वर्षों के लिए दी छूट। अब विस्तार से। भारतीय सेना ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 बड़े आतंकियों सहित 100 से अधिक आतंकियों की मौत हुई है। सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारतीय सेना ने आतंकी हमले का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया है। ये आतंकी ठिकाने पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में तबाह किए गए हैं। राजीव घई ने कहा कि इसके विपरीत पाकिस्तान ने भारत के कई रिहायशी इलाकों में हमला किया और भारत के सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने इन हमलों को पूरी तरह से नाकाम किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों को सजा देने और आतंकी ढांचे को नष्ट करने के लिए चलाया गया। वायुसेना ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे जो कार्य सौंपे गए वे सभी उसने पूरी कुशलता के साथ संपूर्ण किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में वायुसेना ने कहा है कि सभी ऑपरेशन राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए शानदार तरीके से चलाए गए। वायुसेना ने सभी से आग्रह किया है कि वे अटकलबाजी से बचें और अपुष्ट जानकारी साझा न करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह मौजूद थे। ये बैठक कल दोनों देशों के सैन्य अभियान महानिदेशकों के एक दूसरे से बात करने के बाद संघर्ष विराम के मद्देनजर हुई। दोनों देशों के ये अधिकारी कल फिर बात करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए सूबेदार मेजर पवन कुमार जरियाल का आज कांगड़ा जिला के शाहपुर स्थित उनके पैतृक गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर अंतिम विदाई दी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, कृषि मंत्री चंद्र कुमार, सांसद राजीव भारद्वाज, शाहपुर के विधायक व मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने भी शहीद पवन कुमार जरियाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सूबेदार मेजर पवन कुमार जरियाल पिछले कल जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सेना के साथ संघर्ष के दौरान शहीद हो गए थे। प्रदेश में हाल ही में नवगठित और अपग्रेड हुए शहरी स्थानीय निकायों में अगले 3 वर्षों तक जल आपूर्ति की दरें ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर ही लागू रहेंगी। ये निर्णय हाल ही में शहरी स्थानीय निकायों में शामिल लोगों को सुगम तरीके से शहरी व्यवस्था में शामिल करने के उद्देश्य से लिया गया है। इस फैसले से प्रदेश भर में 47,000 से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ होगा। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार पानी शुल्क में रियायत के अलावा इन क्षेत्रों के निवासियों को संपत्ति कर में भी छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से न केवल लोगों को राहत मिलेगी बल्कि उन्हें बेहतर बुनियादी सुविधाएं भी सुनिश्चित होंगी। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। वर्ष 1998 में आज ही के दिन भारत ने राजस्थान के पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण किया था। ये दिन देश की प्रगति और विकास में प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उद्देश्य दैनिक जीवन में प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करना और विज्ञान व प्रौद्योगिकी में युवाओं की रुचि को प्रोत्साहित करना है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये दिन देश के वैज्ञानिकों के प्रति गर्व व आभार व्यक्त करने और 1998 के पोखरण परीक्षणों को याद करने का है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR news_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ पर लॉग इन कर सकते हैं। बाकी के समाचार इस अंतराल के बाद।
विपक्ष नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सत्ता में आई प्रदेश सरकार आम जनता पर महंगाई का बोझ डाल रही है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों द्वारा सिंचाई के लिए लगाए गए बिजली कनेक्शन के बिल 5 से 6 गुना तक बढ़ाकर वसूल कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्हें प्रदेश भर से कई किसानों के फोन आए हैं जिन्होंने बिजली के अधिक बिल आने की बात कही है। उन्होंने कहा कि इस तरह से बिजली के दामों में वृद्धि किसानों की कमर तोड़ देगी और ऐसे में सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने युवाओं से खेल गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया है। शिमला जिला में जुब्बल क्षेत्र के मलोग में आज वॉलीबॉल प्रतियोगिता के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने के लिए विभिन्न प्रयास किए हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि युवाओं के सर्वांगीण विकास में खेलों का सर्वाधिक महत्व है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए 15 मई तक सर्वे का कार्य किया जाएगा। आकांक्षी जिला चंबा में नए सर्वे में अब तक 44,000 से अधिक पात्र लोगों के सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है। चंबा के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अमित मेहरा ने बताया कि सर्वे के तुरंत बाद सत्यापन का कार्य किया जाएगा और पात्र परिवारों की सूची आगे भेजी जाएगी। PMAY का जो अभी सर्वे चल रहा है उसमें जिला चंबा में 44,400 के आसपास पात्र लोग हैं, उनका सर्वे हो चुका है। क्योंकि सर्वे हो जाता है उसके बाद वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी स्टार्ट होता है, जो कि शुरू होना था 30 अप्रैल के बाद। लेकिन अब इस सर्वे की जो तिथि है 15 मई तक बढ़ा दी गई है। तो इस दौरान ये लक्ष्य रहेगा कि कोई भी ऐसा पात्र व्यक्ति जो है, पात्र परिवार जो है, वो इससे छूटे न। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि कुल्लू जिला के आनी विधानसभा क्षेत्र की 60 सड़कों का जल्द निर्माण किया जाएगा। ये सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के तहत स्वीकृत की गई हैं। आनी में जिला स्तरीय मेले के समापन पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जलोड़ी जोत टनल की अलाइनमेंट को स्वीकृति मिलने के बाद इसके निर्माण को लेकर करीब 3,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है और जल्द ही ये कार्य भी शुरू किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उन्होंने हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य किया है और वे प्रदेश के समुचित विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य परिवहन निगम की बसों के किराए में की गई 15% की वृद्धि को भाजपा ने जन विरोधी करार दिया है। पार्टी नेता संजय सूद ने कहा है कि भारत पाकिस्तान तनाव के बीच राज्य सरकार ने बस किराए में बढ़ोतरी कर आम जनता पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है। हमारी HRTC ने जो है वो 10 रुपए मिनिमम किराया जो है वो लेना शुरू किया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग जानते हैं कि शिमला में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साधनों का प्रयोग करना पड़ता है और सरकार विरोध करने के बावजूद भी सरकार जो है इस पे चुप्पी साधे हुए और उसके ऊपर अभी एक और निर्णय लिया कि 15% किराया जो है HRTC ने बढ़ाया। बहुत दुखद है ऐसी परिस्थितियों में जब देश में युद्ध की स्थिति और ऐसी परिस्थितियों में सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना खजाना भरने में लगी है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 27 मई को केरल तट पर पहुंचने का अनुमान व्यक्त किया है। सामान्य तिथि से 5 दिन पहले मानसून के पहुंचने से खरीफ की बुआई और पैदावार अच्छी होने और जलाशयों का स्तर बढ़ने की उम्मीद है। विभाग ने इस वर्ष मानसून सामान्य से 105% अधिक होने का भी अनुमान व्यक्त किया है। ये लगातार दूसरा वर्ष है जब विभाग ने सामान्य से अधिक मानसून का अनुमान लगाया है। प्रदेश में लोगों को ड्रोन टैक्सी सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए सरकार कार्य योजना बना रही है। इससे प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों और दवाइयों की आपूर्ति करने में सहायता मिलेगी। सरकार द्वारा कृषि और बागवानी क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा जिलों में ड्रोन स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेना ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 3 बड़े आतंकियों सहित 100 से अधिक आतंकियों की हुई मौत। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में की उच्च स्तरीय बैठक। संघर्ष विराम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कल होगी बातचीत। कांगड़ा जिला के शहीद जवान पवन कुमार जरियाल सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन, लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई। और राज्य सरकार ने नए अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में पानी शुल्क और संपत्ति कर में अगले 3 वर्षों के लिए दी छूट। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।